डॉलर के मुकाबले पहले से ही दबाव में चल रही भारतीय करेंसी ने इस बार गिरावट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार जो रुपया है वो 81 के पार पहुंच गया है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह है फेडरल रिजर्व के जरिए बढ़ाई गई ब्याज दरें। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं कि भाई फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाई तो उससे भारतीय रुपए में किस तरीके से गिरावट आई, या फिर आरबीआई पे किस तरीके से दबाव देखा जा सकता है, या फिर क्या आगे भी जो भारतीय करेंसी है उसमें और ज्यादा गिरावट देखी जा सकती है। इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब लेंगे हम। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान है, मेरे साथ है कुणाल सुडानी जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है शिनहैन बैंक के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। थैंक यू सो मच। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो रुपए में गिरावट देखी जा रही है इसकी कुछ वजह क्या 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 वजह है सर? तो सबसे पहले अगर हम फेडरल रिजर्व की बात करें एंड ओवरऑल ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें तो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर बना हुआ है। और जिसकी वजह से सारे सेंट्रल बैंक्स, नॉट ओनली फेड बट बाकी जापान को छोड़ के जितने भी सारे फेडरल रिजर्व बैंक्स एंड अदर सेंट्रल बैंक्स हैं, दे हैव टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज उन्हें देखना होगा कि ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन लेवल एक तरह चला जाए और इंटरेस्ट रेट वहीं के वहीं रह जाए। सो कोई भी कंट्री इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को आसपास ही रखना चाहती है। ऐसा नहीं चाहती कि जैसे फेड की बात करें तो 8.5% का इन्फ्लेशन रेट और मे बी 2.5-3% का इंटरेस्ट रेट। सो हम्म। इसे इस अगर ये कर्व नहीं होता तो उसमें काफी दिक्कतें आ सकती हैं, बिकॉज ये रिसेशनरी फेज में बढ़ता हुआ चला जा सकता है, डिवैल्यूएशन हो सकता है, काफी चीजें मैक्रो पर्सपेक्टिव से इम्पैक्ट कर सकती है। सो इस हिसाब से इंटरेस्ट रेट एक टूल है जिसके तरीके से हम थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कर्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ठीक ये है। सिर्फ एक टूल है, काफी ज्यादा। दूसरी, काफी यूक्रेन तरह। रशिया की अगर अपन बात करें तो सप्लाई साइड बॉटलनेक्स काफी हैं। अगर आप यूरोप यूके की बात करें, काफी डिमांड स्लो डाउन है। हम्म। तो ये सारी चीजें मैक्रो पर्सपेक्टिव से ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ को भी इफेक्ट कर रही है। सो ठीक है। एक सेंट्रल बैंक के लिए बैलेंस बनाना बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी, ये चार चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। मायने रखती है सर। तो मेरा अगला आपसे सवाल रहेगा सर, हमारे व्यूअर्स को भी समझाइए बहुत ही आसान भाषा में। जब फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी करती है तो सर उससे डॉलर को कैसे मजबूती मिलती है? तो सबसे पहले कि फेड बढ़ोतरी करता है तो क्यों करता है, तो हम्म। उसकी अगर अपन बात करें तो वो चाहता है कि जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो पहले उसे बढ़ाए। अब हम्म। उसे बढ़ाने के लिए वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। अब हम्म। इंटरेस्ट रेट उन्होंने इंक्रीज किया तो जितने भी लोन है, चाहे वो रिटेल लोन हो, बिजनेस लोन हो, कंज्यूमर लोन हो, वो सब हम्म। महंगे हो जाएंगे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। हम्म। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा लोगों को, हम्म। जो भी एग्जिस्टिंग लोन लिए गए हैं। प्लस जो लोन लेना चाहते हैं वो शायद अपना लोन रोक दें, सोचेंगे कि अभी रुक जाता हूं, मैं बाद में ले लूंगा, बिकॉज अच्छा। अभी रेट हाइक ट्रेजेक्टरी पे ही जा रहे हैं और अगर मैं लोन लूंगा तो यहाँ से मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक सो है। इससे क्या होता है कि जो लोन लेना चाहते हैं वो पोस्टपोन्ड हो जाता है। तो इसमें ये एनकरेजमेंट मिलती है कि जो भी पैसा है लोग सेव करना चालू करते हैं, और सेविंग करने के बाद जो इंटरेस्ट पेमेंट है जैसे एफडी है उस पर हायर इंटरेस्ट अर्न करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज रेट हाइक ट्रेजेक्टरी है। इससे हम्म। क्या होता है, जो सर्कुलेशन, जो मनी सप्लाई है सिस्टम में, वो कम होने लगती है। अगर मनी सप्लाई सिस्टम में कम होने लग रही है तो फिर लोग कम स्पेंड कर रहे हैं, कम स्पेंड कर रहे हैं तो इन्फ्लेशनरी लेवल नीचे आता है। और हम्म। इन्फ्लेशनरी लेवल नीचे आता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से इक्विलिब्रियम में लेकर आता है। ठीक है। इसीलिए रेट हाइक एक जरिया है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। ठीक है सर, ये आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को सब कुछ समझ में इस चीज के रिगार्डिंग तो आ गया होगा। सर मेरा अगला सवाल ये है कि जब डॉलर मजबूत होने से भारतीय रुपया कैसे कमजोर होता है, अब इस लॉजिक को भी आप समझा दीजिए। सो दो तीन चीजें देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि जिस तरह अगर लोन रेट्स और ये सारी महंगी हो रही हैं, जो लोग एग्जिस्टिंग लेके रखे हुए हैं, सो उसके लिए उन्हें फंडिंग करनी होगी। अब उसके लिए उनके पास जहां भी इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे ऑफशोर, चाहे वो इंडिया हो, यूरोप हो, कोई भी कंट्री हो फॉर दैट मैटर, वो पैसा वो वापस लेके आएंगे अपनी कंट्री में। तो जैसे अगर हम यूएस की बात करें, रेट हाइक ट्रेजेक्टरी है, बर्डन बढ़ रहा है एक बिजनेसमैन पे भी और एक कंज्यूमर पे भी। तो जितने भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है दे विल स्टार्ट कॉलिंग बैक। अब उसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट डेट में हो सकता है। तो वहां से वो आउटफ्लो शुरू होने लगता है फ्रॉम अदर कंट्रीज, और वो इनफ्लो बढ़ने लगता है यूएस में। जैसे हम अगर इक्विटी की बात करें या बॉन्ड्स की हमारी बात करें, इंडिया की, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, तो हम्म। इक्विटी में अगर आप देखेंगे तो काफी दिनों से
18,100 के बाद निफ्टी वापस सेलिंग मोड पे आ गया और आज ऑलमोस्ट 17,200 की तरफ बढ़ता हुआ दिखा। इज बिकॉज रेट हाइक ट्रेजेक्टरी में वापस लोग अपना पैसा बुला रहे हैं। तो बेसिकली आईएनआर लिक्विडिटी कम हो रही है और डॉलर बाहर जा रहा है। अब अगर डॉलर बाहर जा रहा है तो हमारी करेंसी ऑब्वियसली वहां पे डेप्रिशिएट तो होना शुरू। डेप्रिशिएट होगी सर, बिल्कुल सर। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे अमेरिका फेड जो है वो ब्याज दर में बढ़ोतरी करता है, तो हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जब उसने बढ़ा दिया अमेरिकी फेड ने, तो फिर अब आरबीआई पे भी दबाव बनना लाजमी है, और उसके बाद जिस तरीके से फैसले आते हैं वो भी हम देखते हैं। तो सर ये किस तरीके से इसका आपस में कनेक्शन है, ये भी समझाइए। सो ये जरूरी नहीं है सबसे पहले कि अगर फेड हाइक करे तो दूसरे कंट्रीज या नेशंस या इंडिया भी हाइक करे, बट बिकॉज करंट सिनेरियो में ग्लोबल सेंटिमेंट्स ही इस तरह है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर सिर्फ एक कंट्री पे नहीं या ग्रोथ प्रेशर सिर्फ एक नेशन पे नहीं, सब पे है। और फेड बीइंग द डेवलप्ड नेशन और सबके पास यूएस ट्रेजरी यील्ड बॉन्ड्स हो गए, यूएस ट्रेजरी, अगर हम करेंसी की बात करें तो ये होल्डिंग्स हर एक कंट्री के पास ज्यादा है। सो अगर अमेरिका पे कोई इम्पैक्ट आता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट मेजरली जो डॉलर होल्डिंग्स रखते हैं दूसरी कंट्रीज उन पे भी इम्पैक्ट आएगा, एंड दस डिसीजन मेकिंग ऑफ सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो जैसे अगर हम अभी की बात करें, सो अगर एफआईआई अगर पैसा ले जा रहा है तो हमारे पॉलिसी डिसीजन मेकिंग पे भी डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरी बात, अगर फेड रेट हाइक करते जा रहा है और हम ना करें तो जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है दो कंट्री के बीच वो नैरो हो जाएगा, और बिल्कुल अगर वो नैरो होता है तो लिक्विडिटी सिस्टम में कमजोर होती जाएगी, जिससे बिल्कुल। वापस प्रेशर क्रिएट होगा। तो सेंट्रल बैंक के पास फिर चॉइस नहीं बचती और रेट हाइक की तरफ उन्हें बढ़ना पड़ता है। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं सर, जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें फंड की कमी है सर। और अभी जो पिछले एक साल की बात की जाए तो विदेशी मुद्रा जो भंडार है उसमें करीब 100 अरब डॉलर भी घट गया है सर। इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं सामने। तो सर ऐसे में रुपए को संभाल पाना आरबीआई के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी की बात करें तो यस डेफिनेटली लिक्विडिटी में काफी खासा इम्पैक्ट है। अगर हम एक साल पहले की बात करें तो आई थिंक अराउंड 8 लाख करोड़ की लिक्विडिटी थी सिस्टम में। अगर हम अभी सब मिलाकर बात करें तो अराउंड 3 लाख करोड़ की लिक्विडिटी ही रह गई है। अब ये लिक्विडिटी स्क्वीज होना डेफिनेटली एक कंसर्न बनता है, बट ये लिक्विडिटी स्क्वीज के काफी रीजन है। एक, जैसे आपने सही कहा कि एफएक्स रिजर्व्स जो अक्टूबर के अराउंड शायद 643 बिलियन डॉलर्स के आसपास थे और अभी 550 बिलियन डॉलर के आसपास आ गए हैं। सो ऑलमोस्ट अराउंड 100 बिलियन डॉलर या 95 बिलियन डॉलर्स सिस्टम से जा चुका है। अब ये स्पॉट इंटरवेंशन, फॉरवर्ड इंटरवेंशन, रिवैल्यूएशन जिन भी तरीके से ये हुआ है, तो ये डिप्लीशन से आईएनआर लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट आता है। बिकॉज जब आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है तो वो डॉलर बेचता है। अगर वो डॉलर बेचता है तो रुपए की लिक्विडिटी वहां कम हो जाती है। बिल्कुल। अब यहाँ पे एफएक्स रिजर्व्स पे एक और कंसर्न ये है कि बिकॉज हम ऑलरेडी 100 बिलियन डॉलर नीचे आ गए हैं अपने एग्जिस्टिंग नंबर से, हाई नंबर से, तो यहाँ इंपोर्ट कवर जो इंडिया का है वो अराउंड 10 महीने का है अब यहाँ से। तो अगर कोई भी क्राइसिस, कोई भी सिनेरियो जैसे आते हैं या वॉर लाइक सिचुएशंस होती है या अनसर्टनिटी होती है, तो हम आज हम 10 महीने का इंपोर्ट को फिर भी सस्टेन कर सकते हैं। बट इसके नीचे लाना, अगर और इंटरवीन करें यहाँ पे एग्रेसिवली तो थोड़ा इश्यू बन सकता है। सो मेरे हिसाब से पर्सनली यहाँ से एग्रेसिव इंटरवेंशन आरबीआई के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। दोनों रीजन से, एक तो आईना लिक्विडिटी कम हो गई है, दूसरा एफएक्स रिजर्व्स भी डिप्लीट होते जा रहे हैं, और आई थिंक आरबीआई कभी नहीं चाहेगा शायद कि 9 महीने के नीचे इंपोर्ट कवर रखें। तो ज्यादा बिल्कुल। एग्रेसिव इंटरवेंशन मुझे नहीं लगता यहाँ पे। सर मेरा आखिरी आपसे सवाल ये रहेगा, क्योंकि बहुत सारे निवेशक हैं वो भी इस चीज को जानना चाहते हैं कि सर रुपए में आगे चल के क्या और गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से फेड ने बोला है कि वो आगे भी ब्याज दरें बढ़ाते रहेगा, तो क्या आगे भी गिरावट देखी जाएगी सर? सो पर्सनली यस, मतलब बट कंसोलिडेशन के साथ, ऐसे नहीं कि वन वे मूव होगा। सो तीन चार चीजें यहाँ से एक इन्वेस्टर या फिर एक ट्रेडर या फिर एक कम्युनिटी ऑफ पीपल जो इन्हें काफी क्लोजली वॉच करते हैं उनके लिए जरूरी है। एक तो यहाँ से पहले ऑयल प्राइसेस कहाँ मूव होते हैं, क्या ये $100 के नीचे सस्टेन करते हैं या नहीं। अगर ये सस्टेन करते हैं तो एक पॉजिटिव फैक्टर बना रहता है, बिकॉज ओके। इंडिया प्रेडोमिनेंटली एक इम्पोर्ट ड्रिवन कंट्री जहाँ पे ऑयल हम 70% इम्पोर्ट करते हैं। दूसरी चीज, डॉलर इंडेक्स
यहाँ पे 112 की तरफ ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ से अगर ये और बढ़ता है और डॉलर स्ट्रेंथनिंग अक्रॉस ग्लोब बढ़ती है तो डेफिनेटली वो प्रेशर आईएनआर पे भी आएगा, जो भी हमने रीजन सजेस्ट किए पहले उन रीजन से। तो 81.5 82 की तरफ डेफिनेटली यहाँ पे स्पेस बनती है, बट एक कंसोलिडेशन होगा बिकॉज इंटरिम इंटरवेंशन देखे जा सकते हैं आरबीआई की तरफ से। तीसरी चीज, ये जो वॉर लाइक सिनारियोज है वो क्या शेप लेती है और क्या फीड्स आते हैं वहां से, वो इम्पोर्टेंट है। फोर्थ, इस चाइना में जो जीरो कोविड पॉलिसी है, बीच में वापस केसेस आके ये वापस थम से गए हैं, तो वहां पे अगर हम डॉलर चाइनीज युआन की बात करें तो ये भी 7 के ऊपर चला गया, 7.10 के ऊपर। तो ये 3-4 चीजें हमें मद्देनजर रखना है, बिकॉज ऑयल खासकर, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट्स पे इनका खासा इम्पैक्ट भूमिका है सर इनकी। करेक्ट। सो इन चारों को मद्देनजर रखते हुए 81.5 82 तक स्पेस है। नीचे की तरफ अगर 80.40 के नीचे सस्टेन करता है या क्लोज देता है तो एक वापस से रुपी में वो 79.5 81 के बीच का कंसोलिडेशन शुरू हो जाए। सर ठीक है सर, आपने मुझे लगता है तमाम सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए और हमारे व्यूअर्स को एकदम बेसिक नॉलेज से लेकर आपने पूरी जानकारी दे दी कि आगे क्या रुपए की स्थिति रह सकती है और मौजूदा वक्त में अगर ब्याज दरें फेड बढ़ाता है तो उससे करेंसी के ऊपर, भारतीय करेंसी के ऊपर और आरबीआई पे किस तरीके से दबाव बनता है। सर धन्यवाद सर आपका बिजनेस टुडे से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।